लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के आगे नंबर लाइंस देखी थी। नंबर लाइंस के बाद में हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो आपने किया होगा। होमवर्क के ये आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेकंड पार्ट मैंने होमवर्क दिया था 0.6 बार वाला, उसका आंसर क्या आएगा 2/3, है ना। आपको क्या करना था, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उसको फ्रैक्शन में लेकर आना था। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में। तो ये भी दिया था होमवर्क। 9th वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 9th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से, है ना, 1 से लेकर 5 तक कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाली मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, उसी के बिहाफ पर आपने फाइंड आउट किया होगा। अगर आपका सही नहीं है तो आपको देखना चाहिए क्यों सही नहीं आया आपका। ठीक है, मैं हर एक की कॉपी चेक करने तो आ नहीं रहा हूँ, तो आपको खुद से ईमानदारी से ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन क्लासेस का यही है कि आप खुद ईमानदार रहोगे अगर आपके प्रति, तो अच्छा होगा। हम कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं, हम एक्स्ट्रा गाइडेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको खुद को एडवांस बनाना है। आई बात समझ में। क्योंकि कोचिंग से कोई रिजल्ट निकल कर आएगा क्या, नहीं। रिजल्ट तो कौन देता है, स्कूल देता है। मार्क्स के लिए कहाँ पढ़ते हो, स्कूल में। कोचिंग पे क्यों पढ़ रहे हो आप, नॉलेज के लिए। आई बात समझ में। तो अगर आपने बजाज क्लासेस ज्वाइन किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपने नॉलेज के लिए ज्वाइन किया होगा, कोई दिखावे के लिए या फिर किसी तरह के मार्क्स के लिए नहीं किया होगा। समझ में आई बात। और अगर आप सोचोगे ना कि केवल क्लास अटेंड करने से आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। केवल क्लास अटेंड करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, सीरियसली कुछ भी नहीं। क्योंकि ये 9th क्लास है, 8th क्लास नहीं है। केवल क्लास अटेंड करने से बस ये है होगा कि आप फेल नहीं होंगे, दैट्स इट। तो जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, वो भी ईमानदारी से, तब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता। आपके पास अभी भी चांस है कि आप पेरेंट्स के पैसे बर्बाद ना करो और आगे की फीस सबमिट ना करो, अगर आपको ईमानदारी से नहीं पढ़ना है तो। और अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो आओ चेक करते हैं आगे के आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला था कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, तो आपको एक्चुअल डिवीजन करके निकालना था। तो 5/8 को डिवाइड करके ये आना चाहिए। सिंपल डिवाइड है ये, तो है ना, सिंपली डिवाइड किया होगा आपने। ये तीनों टर्मिनेटिंग आ गए और ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, डिवाइड करना तो नहीं सिखाना है मुझे, आता है डिवाइड करना अच्छे से। ठीक है, तो ये 10 तक चेक कर लिया आपने। 11th क्वेश्चन में आपको क्या करना था, वही जो 3rd और 4th में करना था, है ना। लास्ट क्लास में जहां पर हमने खत्म किया था वही वाला क्वेश्चन है ये 11th वाला। इसमें 7 पार्ट्स हैं और सभी की वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। ठीक है, ये चेक कर लो। और मुझे जिन लोगों ने डाउट भेजा है, जैसे एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा 0.163 का आ ही नहीं रहा है सर। मैंने कहा फोटो क्लिक कर सेंड करो मुझे। और फोटो में मैंने क्या देखा कि उसने तीनों पर बार ले लिया। अरे भैया क्वेश्चन तो देख लो, अच्छे से जूम करके देख लो ना। 0.163 तो केवल 6 और 3 के ऊपर बार है। अगर तीनों के ऊपर बार ले लोगे तो ये आंसर थोड़ी आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो उसका कुछ अजीब सा आंसर आ रहा था, इसलिए उसने मुझे सेंड किया कि मुझे चेक करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में बहुत ही केयरफुली। यहाँ पर केवल 4 के ऊपर बार है, यहाँ पर केवल 7 के ऊपर बार है, फिर तीनों के ऊपर बार है, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है और यहाँ पर 3 के ऊपर बार है। समझ में आई बात। और ये आंसर्स अगर आपके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सही आंसर निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए। बट अगर आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इन केस अगर आपके इनमें से या फिर इनमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। क्या, सबसे पहले तो सही आंसर को नोट डाउन कर लो, है ना। स्क्रीन पॉज करके सही आंसर को नोट डाउन कर लेंगे, कर लिए। अब क्या, अब जब ये वाली क्लास ओवर हो जाए, ठीक है, बीच में नहीं, ये वाली क्लास जब ओवर हो जाए उसके बाद शांति से बैठेंगे, देखेंगे कि किस किस में गलती हुई है, कहाँ कहाँ गलती हुई है। अगर गलती पकड़ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो क्या करेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम वापस से ट्राई करके देखेंगे। समझ में आई बात।
और फिर भी गलत आता है, दैट मीन्स हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो आपको क्लियर नहीं है। समझ में आई बात? और उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे। जैसे मान लेते हैं आपका 0.9 का बार सही नहीं आया, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट 0.3 का बार हमने किया था, वो देखेंगे। अगर ये वाला सही नहीं आया है तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेंगे। ये वाला सही नहीं आया है तो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला सही नहीं आया है तो भी फिफ्थ क्वेश्चन। ये वाला सही नहीं आया है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप सिक्स्थ क्वेश्चन देख सकते हो, सिक्स्थ वाला है ना, जो हमने क्लास में किए, क्योंकि ये उन्हीं के जैसे क्वेश्चन है। मैं कभी भी अलग क्वेश्चन नहीं दूंगा आउट ऑफ द बॉक्स, वही क्वेश्चंस दूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपका ये फिफ्थ वाला पार्ट डाउट है तो सेवंथ वाला क्वेश्चन देख लो, सेवंथ वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। ये वाला डाउट है तो अगेन सेवंथ वाला क्वेश्चन देख लो। ये वाला डाउट है तो एट्थ वाला क्वेश्चन देख लो। बताओ कुछ भी अलग है क्या? केवल वैल्यू अलग कर दी। अब नाइन्थ में वैल्यूज तो अलग करेंगे ही ना, क्लास में भी वही और होमवर्क में भी वही, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम में कभी भी आपको एज इट इज छपे छपाए क्वेश्चन नहीं मिलते क्लास नाइन्थ में। समझ में आई बात? कुछ स्कूल्स को छोड़ दें तो जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हैं, सभी स्कूल के स्कूल टीचर्स नाइन्थ क्लास से वैल्यू चेंज कर देते हैं, एज इट इज बुक का उठाकर नहीं डाल देते एनसीईआरटी का या आरएस का। समझ में आई बात? क्लास 8th की बात अलग थी, ये 9th क्लास है। समझ जाओ, ये बात उतना अच्छा होगा आपके लिए, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो आंसर्स में रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज कर लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, चलो। नंबर लाइन से भी दो लोगों ने डाउट पूछा है, वैसे तो शायद आपको डाउट आया नहीं है नंबर लाइन से, बट दो लोगों ने पूछा है। हो सकता है बाकी लोग हेजिटेट कर रहे हो। हेजिटेट करोगे तो कहाँ जाओगे डाउट पूछने? आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? ताकि आप डाउट क्लियर कर सको, सीख सको। सीखोगे कब? जब डाउट पूछोगे। अगर डाउट पूछने में हेजिटेट करोगे तो फिर सीखोगे क्या? है ना? तो आपको हेजिटेट नहीं करना है। चैट बॉक्स पे कोई और देख नहीं रहा है मेरे अलावा, ठीक है, तो बढ़िया है, जो भी डाउट है डाल दो। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा? वापस से ट्राई करो, बन सकता है तुमसे। ठीक है, यही बोलूँगा मैं। तो डाउट पूछने में हेजिटेट नहीं करना है आपको, है ना? हाँ, तो रियल नंबर में नंबर लाइन में 7th क्वेश्चन दिया था मैंने, उसका 7th पार्ट दो बच्चों ने डाउट पूछा है। ठीक है, तो 23/6 को देखकर डर गए क्या? क्यों नहीं बन पाया? जैसे बाकी के बनेंगे वैसे ये बनेगा। ठीक है, तो 23/6 क्वेश्चन नंबर 7th का 7th पार्ट है ना। ये क्या डाउट था कि 23/6 रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है नंबर लाइन पर। तो सपोज ये नंबर लाइन बन गई, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है। ये आ क्या रहा है? सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 6 3 18। ठीक है, रिमेनिंग 5, तो 3 फ्रैक्शन या 3 होल 5/6। नंबर लाइन बना ली। कहाँ तक? 4 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 23/6 सबसे पहले क्या डिटेक्ट करना है आपको कि ये नंबर जो है, जो गिवन नंबर है, क्या है गिवन नंबर? 23/6। ये किसके और किसके बीच में आ रहा है? तो 1 से तो बड़ा है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर काफी बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इससे क्या पता चला? नंबर 3 से बड़ा है। 3 से कितना बड़ा है वो हमने निकाल लिया। 3 फ्रैक्शन 5/6। कितने डिवीजन? 6, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 6। 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ वाले पे आपको मार्क करना है, तो ये क्या है? 23/6। ये वाला जो है ये क्या है? 23/6। समझ में आ गई बातें अच्छे से? ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके आए होंगे। मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल का डाउट आपको कैसे खुद से सॉल्व करना है ना। और फिर भी अगर हार मान लो, है ना, अगर ऐसा लगे कि नहीं हमने तो हार मान ली और हमसे तो ना फाइंड आउट हो रहा है ना उसके जैसा क्वेश्चन देखकर हो रहा है, तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, मैं तो हूं ही आपके लिए। चलो, आगे बढ़ते हैं। आज 1-2 पार्ट और होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको।
convert each of the following into fraction into simplest form. Convert each of the following decimals into fraction in simplest form. 0.245 के ऊपर बार, थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, 0.245 ओनली 5 के ऊपर बार। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें 4 5 के ऊपर बार था, इस बार क्या है, केवल 5 के ऊपर बार है, समझ गए? ठीक है, एक और है 1.428 केवल 8 के ऊपर बार, 0.416 ओनली 6 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताओगे। ठीक है, आई बात समझ में? सभी को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि फर्स्ट वाले का आंसर ये आया, सेकंड वाले का ये आया, थर्ड वाले का ये आया। ठीक है, चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई करेंगे, जो रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर मैं कॉल करवाऊंगा कोचिंग से। ठीक है, सीधे पेरेंट्स को कि इसने रिप्लाई नहीं किया, तो आपको चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना है। ठीक है, और अगर गलत आ रहा है, सही आ रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर गलत आया तो वापस से चेक करोगे और फिर भी गलत ही आता रहा तो फोटो खींचकर सेंड करोगे। आई बात समझ में? गलती नहीं होना चाहिए। इस टाइप का, ये तीनों एक ही टाइप के हैं, 3 डिजिट लास्ट वाले में बार। आई बात समझ में? एक बनेगा तो सारे बनेंगे, एक गलत तो सारे गलत, एक सही तो सारे सही। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स हेडिंग डालेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम देख चुके हैं अच्छे से, है ना? अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, हेडिंग डाली सभी ने, इसमें लिखेंगे। अब रैशनल नंबर क्या थे? रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी थे, नॉन टर्मिनेटिंग भी थे। बट अगर टर्मिनेटिंग है तो बात खत्म हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग जरूर होता था, इसीलिए उसके ऊपर बार लगाया जाता था। ठीक है, क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है क्या जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो बट वो रैशनल ना हो, इर्रेशनल हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हमने जितने भी रैशनल नंबर्स देखे उसमें हमने क्या देखा, या तो वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग जरूर है। ठीक है, बट कोई ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे अगर हम बोलें 0.1234567 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कोई नंबर जा रहा है ना? ये डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये डॉट 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 हटा दूं तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल हो गया। समझ में आई बात? तो अगर आप कोई इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये डॉट 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 लगाना जरूरी है। अगर ये डॉट 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 नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए आपको डॉट 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 लगाने पड़ते हैं। समझ में आई बात? अब रिपीटिंग के लिए क्या लगता है? बार, है ना? रिपीटिंग के लिए या तो डिजिट रिपीट होते हुए दिख जाए या फिर बार लग जाए। यहां पर ना बार है ना डिजिट रिपीट हो रहे, सब अलग अलग डिजिट है। तो ये कैसा नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नंबर भी बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.10 100 100 1 4 बार 0। तो यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, ये पैटर्न जरूर बना है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, बट वापस 10 आया क्या? नहीं आया। ठीक है, 10 2 बार आया, बट तीसरी बार 10 दिख रहा है क्या आपको? यानी कि यहाँ पर क्या 0.1010, इसके बाद रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है। और टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हैं? डॉट डॉट डॉट। क्लियर है अच्छे से सभी को? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इर्रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? चलो, तो हेडिंग डाली सभी ने, इसमें लिखेंगे the numbers which are non-terminating and non-repeating, the numbers which are non-terminating and non-repeating is known as irrational numbers, is known as irrational numbers. For example, ये ले लो, ये लिख लो, इसके अलावा और 1528 डॉट डॉट 1.20 1086 डॉट डॉट 3.68 डॉट डॉट 56.6823 डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? पक्का? तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब इसमें अलग अलग और भी टाइप्स होते हैं, है ना, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक टाइप तो आपने क्या देखा, ऐसे नॉर्मल नंबर्स, दूसरा ये इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है, अब और भी होते हैं, जैसे कोई भी नंबर है उसका रूट है ना, √2 √3, ये क्या है? स्क्वायर रूट। क्या ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि √4 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। समझ में आई बात? ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो √2 √3 क्या है? इर्रेशनल, क्योंकि अगर √2 और √3 को आप सॉल्व करोगे, आपने 8th क्लास में सीखा है √2 √3 को कैसे सॉल्व करना है? लॉन्ग डिविजन मेथड से। काम आएगी इस साल। अगर लॉन्ग डिविजन मेथड नहीं आती तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, वैल्यूज निकालना पड़ेंगी। तो √3 √2 √3, फिर √5 बोल सकते हैं, √6 √7। आई बात समझ में? इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या बोलूं मैं? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया किसका? √2 √3 √5 √6 √7 एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यूज निकालोगे, यहां पर आपको क्या लग रहा होगा कि √2 में तो डॉट 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 है ही नहीं, √3 में तो डॉट 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 है ही नहीं, बट अगर √2 √3 की वैल्यू निकालोगे आप, तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे आपको अगर √2 की वैल्यू याद हो तो 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसकी ये वैल्यू अगर याद हो तो 1.732 डॉट डॉट डॉट। आई कि नहीं बात समझ में, है ना। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आपको याद रखना होगी, है ना, क्योंकि काम आएगी इस साल। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये कैसे नंबर है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर जनरलाइज करके मैंने क्या बोल दिया? स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ये होता है, ये क्या है? स्क्वायर रूट। यहां पर 3 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये क्यूब रूट। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आई बात समझ में?
परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 4, उसके अलावा 9, फिर 16, फिर 25। ये सब क्या है? ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? ये कैसे नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके रूट लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात? और देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहां पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं एग्जाम्पल को, ठीक है, सी में मॉडिफाई करके। तो अगर मैं यहां पर क्यूब रूट लगा दूं, क्या लगा दूं? क्यूब रूट। यहां पर क्या लगा दिया मैंने? 3। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मैं क्यूब रूट ऑफ 8 लिख सकता हूं? क्या बोल सकता हूं क्या मैं क्यूब रूट ऑफ 8 एक इर्रेशनल नंबर है? नहीं, क्यूब रूट ऑफ 8 इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है? इर्रेशनल है। क्यूब रूट ऑफ 4 है ना, तो यहां पर क्या? क्यूब रूट। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? दैट इज क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। किनका क्यूब रूट लगाना है हमको? जो नॉन परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 8 है ना। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 3 3 9 3 27। तो ये क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ये कैसे नंबर हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ठीक है। तो इनका क्यूब रूट लगाओगे तो आपको रैशनल मिलेगा, जबकि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट लगाओगे तो क्या मिलेगा? इर्रेशनल। तो ये सभी क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं यहां पर 3 के आगे 4 लगाऊं तो इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ रूट, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। नोट करते जा रहे हो ना, पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रफ कर दिया तो लिखा ही नहीं। आ रही बात समझ में? मैं इसीलिए रफ कर देता हूं क्योंकि आप पॉज कर सकते हो, आपके पास पॉज करने का साधन है, ठीक है। तो यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। यहां पर 3 लिख दिया तो ये क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ x। क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ x। यहां पर 4 लिख दिया तो क्या बोलेंगे इसको? फोर्थ रूट। कैसे बोलेंगे इसको? फोर्थ रूट ऑफ x, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बोला फोर्थ रूट ऑफ कोई भी नंबर ले लो, 8 ले लो, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 8। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो बोलना सिखा रहे हैं अभी, है ना। अभी आपको बोलना सीखना है केवल। स्क्वायर रूट रहता है जब यहाँ पर क्या रहता है? कुछ भी नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, वैसे 2 लिख सकते हैं हम, बट अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। यहाँ पर 3 है तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। वैसे ही अगर यहाँ 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। वैसे ही 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, और अगर यहाँ पर n आ गया, n स्मॉल n, और यहाँ पर m, तो क्या बोलेंगे इसको? nth रूट ऑफ m। क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ m। समझ में आई कि नहीं बात अच्छे से? देखो अभी आपको पता चला होगा कि थोड़ा सा सिलेबस कट डाउन हो गया है ना, ये हट गया है, वो हट गया है। अगर आप ये थिंकिंग रखोगे ना दिमाग में कि यार ये तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, तो आप पछताओगे। कब पछताओगे? जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, यानी कि 10th में जाओगे। क्यों?
क्योंकि 10th के सिलेबस में से वो चीज़ें नहीं हटाई है जो चीज़ 9th के सिलेबस में हटाकर रिफ्लेक्शन आ रहा है। समझ में आई बात? अगर मान लो मैं कोई चीज़ ऐसी ना पढ़ाऊँ आपको जो आपको हटा दी गई है, तो 10th में आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इतना सा जो हटाया है उसको स्कूल तक सीमित रखो। आई बात समझ में? यहाँ पर आप नॉलेज लेने आए हो, हम पूरा पढ़ेंगे। मैथ्स में भी जो हटाया है वो भी पढ़ेंगे, साइंस में भी जो हटाया है वो भी पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आपको ये सोचना ही नहीं है कि कोई ऑप्शन है। यहाँ आप नॉलेज लेने बैठे हो, मार्क्स के लिए नहीं बैठे हो। बार बार मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि केवल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से सुनो, तो आपको मज़ा भी आएगा और आप पूरा नॉलेज ले पाओगे। क्योंकि आफ्टर ऑल क्या काम आने वाला है, मार्क्स की नॉलेज। मार्क्स वाले अच्छों की जॉब जा रही है जिनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। नॉलेज वाले ही बैठे हैं अभी इस टाइम पे, है ना। सुना होगा ना, जॉब से निकाल रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को, है ना। तो वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। नॉलेज ले लो, काम आएगा। आई बात समझ में? मार्क्स का क्या है, 10, 15, 20 नंबर कम, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ले लिया ना तो वो लाइफ टाइम की बात हो जाएगी। तो हमें फोकस कहाँ करना है? 9th के सिलेबस पर, जो आपको एक्चुअली होता है, दैट इज 100%। क्लियर है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम तो अपन यूं ही वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट करेंगे, नॉलेज ले लेंगे उसकी जगह, और क्या, ठीक है। चलो, तो इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। आगे बढ़ेंगे हम, लिखेंगे नोट डालकर, ये सारे टाइप्स और ये सब लिख लिया। नीचे नोट डालेंगे, नोट लिखेंगे एक इर्रेशनल नंबर के लिए। पाए को जानते हो ना, आपने वॉल्यूम सरफेस एरिया में यूज किया होगा पाए, है ना, पाए, ठीक है। आप इसकी वैल्यू क्या लेते हो? 22/7 लेते हो, या फिर 3.14 लेते हो कि नहीं लेते हो? पाई की वैल्यू क्या लेते हो? यही लेते हो। तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या पाई की? पाई कैसा नंबर है, ध्यान रखो। पाई कैसा नंबर है? पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू इर्रेशनल है। तो ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो फिर पाई की वैल्यू 22/7 कैसे हो गई? तो देखो, अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है या कोई भी चीज निकालना है, कहां पर? आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले चैप्टर में, ठीक है। यानी कि आपको मेंसुरेशन पार्ट में अगर कुछ भी निकालना है तो पाई की जरूरत पड़ती है। और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है, ठीक है, तो आपको पाई की भी अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इर्रेशनल नंबर्स को, इर्रेशनल वैल्यूज को हमेशा कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पैदा कर देता है। समझ में आई बात? तो पाई की जो वैल्यू है एक्चुअली वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? और वो क्या है? 3.142857 ... ठीक है। तो कुछ मैथमेटिशियंस ने पाई की कहां तक की वैल्यू दी है? ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक वैल्यू दी है। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उन मैथमेटिशियंस के बारे में। तो आप एनसीईआरटी उठाकर देखोगे, पेज नंबर 3 या 4 पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.142857। ये क्या है? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अप्रॉक्स वैल्यू है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ये दोनों क्या हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। समझ में आई बात? ये दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 22/7, 3.14, ये दोनों क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो आप कभी भी ये मत सोचना, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, इसका मतलब पाई क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्योंकि 22/7 क्या है? एक रैशनल नंबर। तो ऐसा नहीं है। हम क्या बोलेंगे? पाई
कि जो वैल्यू है 22/7 वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई इज एक्चुअली एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो नोट में यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोल देता हूं मैं, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट एग्जैक्टली 22/7, the value of pi is not exactly 22/7, it is an approximate value, it is an approximate value, full stop. The exact value of pi is, the exact value of pi is 3.142857 ... तो जो बोर्ड पर लिखा है वो लिखा आपने, ठीक है। तो यही चीज हमने लिखी है अभी, तो अगर इसको ना भी लिखो तो चलेगा। पाई को आप जानते हो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो चलो, तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखो फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स between 1/7 and 2/7. Find 3 irrational numbers between 1/7 and 2/7. Find 3 irrational numbers. आपको क्या करना है, 1/7 और 2/7 के बीच में कितने, 3, 1/7 और 2/7 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। स्क्रीन पॉज करके निकालेंगे, है ना, जिसको जो समझ में आ रहा है वैसा करके देखो फटाफट से। चलो, तो अगर आपने वीडियो प्ले कर लिया है अब, तो देखो 1/7 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 0.142857 का बार पूरे का। वैसे ही 2/7 की वैल्यू क्या जानते हैं, 0.285714 का बार, ठीक है, जानते हैं हम, लास्ट क्लास में ही देखा था हमने इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने तो क्या कर लिया होगा, रैशनल नंबर ही निकाल लिया होगा कि बेसिस ये डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करें, तो दोनों के बीच में 3 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और निकाल कर बैठ गए। अरे ये तो देख लो, रैशनल निकालना है कि इर्रेशनल, हाँ, यहाँ पर क्या बोला है, इर्रेशनल नंबर निकालना है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आ रहा है क्या, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर p/q के फॉर्म में है कोई भी नंबर तो वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। समझ में आई बात, एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता, एक इर्रेशनल कभी भी रैशनल नहीं बन सकता। समझ में आई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इर्रेशनल हो और इन दोनों के बीच का हो, ठीक है। अब इर्रेशनल होने की क्या क्या कंडीशन है, इर्रेशनल होने की एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आई बात, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसीलिए तो रैशनल है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसलिए तो रैशनल है। तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर, तो देखो अगर मैं बोलूं 0.152 ... तो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, 0.14 के बाद क्या आता है, 0.15 आता है, और 0.28 के पहले ही आता है 0.15, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो मैंने एक नंबर लिख दिया ऐसी मर्जी से 0.152 और डॉट डॉट लगा दिए। डॉट डॉट लगाने से क्या हुआ, ये इर्रेशनल बन गया, और इन दोनों के बीच का तो है ही। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, यही तो मैं बोल रहा था, क्लियर है।
तो आप चाहो तो 0.152 डॉट डॉट 0.27 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर तो 28 है ना, तो 27 वाले भी क्या होंगे, इरेशनल ही होंगे। डॉट 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 नहीं लगाओगे अगर तो टर्मिनेटिंग बन जाएगा। समझ में आई बात? और हमको क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, 1/7 2/7 के बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए थे, ये लिख दिए। आप ऐसे हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों नंबर्स लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो आगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आंसर करना फिर, है ना। अभी का चांस तो चला गया। ठीक है, तो आपके पास सभी के पास शीट होगी। शीट में पेज नंबर 1 में इरेशनल नंबर लिखा है, सबसे नीचे क्या लिखा है, इरेशनल नंबर्स। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स। ये हम आगे मतलब लास्ट में करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन लास्ट में करेंगे, चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। थ्योरेटिकल मतलब मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह है। ये सब जो सिंपल नंबर लाइन थी वो तो 8th का पार्ट था, वो तो हमने कल ही देख लिया 2 मिनट में। बट इरेशनल नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 2 मेथड है, और वो हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देखेंगे, है ना। मैं एक दिन पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में आपको बता दूंगा कि टूल्स लेकर तैयार रहना है। तो आपको क्या, प्रोट्रैक्टर चाहिएगा, कंपास चाहिएगा, स्केल, पेंसिल, इरेजर सब लेकर बैठना आप। ठीक है, चलो पेज नंबर 2 पर आ जाओ। हेडिंग डालेंगे सर्ड्स। पेज नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, सर्ड्स। अब ये सर्ड वर्ड आपको नहीं दिखेगा, सर्ड्स वर्ड आपको कहाँ नहीं दिखेगा, आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बेसिकली सर्ड वर्ड जो है ये, इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो इरेशनल हो और उनका रूट हो। ठीक है, रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्ड्स। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे लिखा है ना, ऐड 3√2 + 7√3, तो √2 √3 √2 ये सब क्या है, सर्ड है। समझ में आई बात? तो हम क्या कर रहे हैं, सर्ड्स वाला पोर्शन पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर तो देखो आपने देखा डेसिमल में भी होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। बट सर्ड किसको कहोगे आप, जो रूट में होता है। ठीक है, और सिंपलेस्ट रूट में अगर आ गया तो उसको क्या, प्योर सर्ड कहा जाता है। तो बेसिकली ये टर्म आपको कहाँ देखने को मिलती है, अगर आप कोई ओलंपियाड, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हो, तो ये टर्म सर्ड वर्ड सुनने को आपको मिलता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज लिख लेते हैं हम। कुछ आइडेंटिटीज जो आपने 8th क्लास में पढ़ी है ना, उसको लिख लो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, तो a² + b² + 2ab, है ना, a² + b² - 2ab। वैसे ही a + b × a - b। ठीक है, कुछ लोग इसको बीच में लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, बुक में भी ऐसे ही लिखा रहता है, अच्छी बात है, इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a + b का होल स्क्वायर आप जानते हो, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर आप जानते हो, a² + b² - 2ab। a² - b², a + b × a - b। ये तीनों आइडेंटिटीज आपने 8 में बहुत बार यूज की होगी। ठीक है, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दी है क्योंकि अभी यूज होने वाली थोड़ी देर में, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है अच्छे से? चलो, अब दूसरी चीज जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप जानते हो x + x क्या होता है, 2x। ठीक है, वैसे ही √2 + √2 क्या होता है, 2√2। x + x क्या होता है, 2x, वैसे ही √2 + √2 क्या होगा, 2√2, है ना। 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल, वैसे ही 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल। आई बात समझ में? एकदम आसान। x × x क्या लिखते हो आप, x²।
वैसे ही √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है, x इंटू एक्स आप एक्स स्क्वायर लिखते हो, वैसे ही √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आई बात अच्छे से, है ना? चल, बस इसी टाइप की चीज़ें रहेंगी जो बीच में आएंगी, तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले थोड़ा सा बता दिया। समझ में आया सभी को अच्छे से? चल, अब क्वेश्चंस करते हैं हम। सबसे पहले एडिशन है, एडिशन करेंगे। आपको क्या करना है, ऐड करना है। आइडेंटिटीज नोट कर ली होंगी सभी ने स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन, साथ साथ में चलना है, आगे आगे नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में से मैं होमवर्क भी देते चला जाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन है ऐड। ऐड करो भाई, 3√2 प्लस 7√3, फिर नीचे लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं ना तो नीचे लिख देंगे √2 माइनस 5√3। इनको क्या करना है, ऐड करना है आपको। ठीक है, सम 3√2 प्लस 7√3 और नीचे क्या है, √2 माइनस 5√3। ठीक है, आपको बहुत केयरफुली नोट करना है। क्वेश्चन अगर गलत उतार लिया आपने तो फिर तो गलत आंसर आना ही है, और इसको सिली मिस्टेक नहीं बेवकूफ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को 2 बार नहीं 3 बार चेक करो और फिर सॉल्व करो। √3 है, √3 यहाँ पर +7 है, यहाँ पर -5 है, एडिशन करना है। तो 7√3 में से 5√3 चले गए, कितना बचा, +2√3। 3√2 प्लस √2, कितने √2 हो गए, 4√2। क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट, अब एडिशन का क्वेश्चन है फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एडिशन का ही है। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या किया हमने, एडिशन का। तो अब एडिशन की प्रैक्टिस करना है तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, करते जाएंगे एक एक। 2√3 माइनस 5√2, √3 प्लस 2√2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐड करना है हमको 2√3 माइनस 5√2 और नीचे √3 प्लस 2√2। ऐड करते हैं, एडिशन का साइन। यहाँ पर -5√2 और +2√2, तो कितना, -3√2। -5 में से +2 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, और ये √2 एज इट इज लिख दो। 2√3 और एक और √3 कितना हो जाएगा, 3√3। क्लियर है? ठीक है, तो ये फिफ्थ का फर्स्ट था। सेकंड करते हैं, केयरफुली करेंगे सेकंड वाला। क्या बोला है, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। अब जो एंड लगाकर सेकंड वाला टर्म लिखा हुआ है इन्होंने एडिशन के लिए, सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें देखो √3 वाला पहले, √2 वाला बाद में, फिर √5 वाला। तो पहले मैं क्या लूंगा, √2 के नीचे √2 वाला, तो -√2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3√3 माइनस √2 लिखा है तो -√2 यहाँ आएगा, और 3√3 के आगे क्या प्लस है, तो प्लस 3√3। समझ में आ रही है बातें? फिर लास्ट वाली टर्म प्लस √5। तो हमने क्या किया यहाँ पर, चालाकी। क्या चालाकी की हमने, बताओ तो? हमने ये चालाकी की कि पहले वाला हमने एज इट इज उतार लिया, और दूसरे वाले को एज इट इज ना उतारते हुए हमने ध्यान रखा कि √2 के नीचे √2 वाली टर्म, √3 के नीचे √3 वाली टर्म, √5 के नीचे √5 वाली टर्म। समझ में आई कि नहीं बात? ताकि एडिशन करने में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6√5, यहाँ पर +8√3, और यहाँ पर 2√2 में से √2 गए तो 1√2 ही बचा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एडिशन बहुत ही आसान है कि नहीं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मेजर,
तो आप कॉल करके या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करो, यूं ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चल थर्ड वाला 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11। दूसरा क्या है, √7 वाला पहले, ठीक है, फिर √2 वाला, ठीक है, फिर √11 वाला। एडिशन करना है, ठीक है। 6√11 में से एक √11 गया तो 5√11, ठीक है। अब यहां पर देखो पॉजिटिव 3/2 नेगेटिव 1/2, तो 3/2 में से 1/2 हटा दो, है ना, √2 है ही, 3/2 में से 1/2 हटा देते हैं तो कितना आएगा देख लेते हैं, 1, यानी कि क्या आएगा पॉजिटिव टाइम्स √2, 1√2 लिखें, इससे अच्छा क्या लिखते हैं √2। वैसे ही यहां पर 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3। देखो यहां पर गड़बड़ करने से अच्छा है कि आप अलग से सॉल्व करके देख लो। आई बात समझ में? ओरली भी कर सकते हो, अगर आपको ओरली कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरह से सॉल्व करके देख लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों का आ जाएगा और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर तो 6 में से 1 चला गया तो 5 बचा, -½ प्लस 3/2, तो -½ प्लस 3/2 यहाँ करके देख लिया, देख लो क्या आ रहा है 1, दैट इज 1√2, 1√2 लिखे हैं, √2 बात तो एक ही। वैसे ही 2/3 प्लस 1/3 कितना हो रहा है 3/3, यानी कि 1, तो वापस से 1 यानी कि 1√7, मतलब केवल √7। समझ गए? ये एडिशन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, उसके बिहाफ पर हम 5th कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई,5√11 मल्टीप्लाई बाय 3√11, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या करें, 5 × 3, √11 × √11, √11 × √11। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, 5 3 15 हो जाएगा, और √11 × √11 आप जानते हो अगर दो रूट सेम रूट क्या मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, मतलब क्या हो गया √11 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 165 आ जाएगा क्या? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया मल्टीप्लिकेशन का। इसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, 6th वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करके देख सकते हैं। तो 6th वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। 3√5 बाय 2√5, यानी कि 3√5 × 2√5। क्लियर है? तो 3 2 × √5 × √5, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो कर सकते हो 3 2 6 और 5 5 √5 × √5 5, तो 6 5 30। समझ में आई बात? क्या किया हमने, सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर √5 × √5, ठीक है। अगर आप ओरली कर सकते हो तो 3 2 6, √5 × √5 5, तो डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगी। कोई बुराई नहीं है डायरेक्ट करने में, क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हो। आई बात समझ में? थोड़ा डायरेक्ट करना तो बनता है। जहाँ स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको।
यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, 6 रूट 15 इंटू 4 रूट 3, तो 6 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर रूट 15 इंटू रूट 3 लिख दिया, 6 4 24। रूट 15 को मैंने ब्रेक कर दिया। रूट 15 को कैसे ब्रेक किया, 5 3 15 होता है, तो रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 होता है, तो रूट 15 को तोड़कर लिख दिया रूट 5 इंटू रूट 3। उससे क्या हुआ, रूट 3 2 आ गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 24 इंटू रूट 3 3 इंटू रूट 5, तो कितना हो गया ये 72 रूट 5। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट, 6th का फर्स्ट और सेकंड हो गया, नेक्स्ट करो भाई 3rd। बैठना नहीं है ना, कि मैं करूँगा जब ही करोगे आप। 2 रूट 6 इंटू 3 रूट 3, तो 2 3 फिर रूट 6 इंटू रूट 3 है ना, 2 3 6, और रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 6 को लिख सकता हूँ 2 3 6 है ना। रूट 6 को ब्रेक कर दिया मैंने, 2 3 6 है ना, ब्रेक कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, 6 और रूट 3 3 रूट 2, तो 6 3 18 रूट 2। ये पार्ट 3rd है, पार्ट 3rd है। 4th 3 रूट 8 इंटू 3 रूट 2, तो 3 इंटू 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 8। रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रूट 2 और रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2, ठीक है। अब 9 इंटू 2 और रूट 2 इंटू रूट 2, 9 2 18 इंटू 2 36। समझ में आई बात, क्लियर है। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जो लोग आगे आगे चल रहे हैं, कुछ लोग आगे आगे चल रहे होंगे, वो चेक करते जा रहे हो कि आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आंसर ज़रूर चेक करना है, ठीक है। आगे भागो या ना भागो। इसको करने का एक और सिंपल तरीका क्या हो सकता था, हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे किया हो, 3 इंटू 3 इंटू रूट 8 इंटू 2, ठीक है। अब 3 3 तो 9 लिख दिया, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16 लिख दिया, और रूट 16 क्या होता है आप जानते हो, 4 होता है, तो 9 4 36, ऐसे भी आ सकता है। आई कि नहीं बात समझ में। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे भी किया जा सकता है, कुछ गलत और सही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सही है, दोनों ही मेथड सही है। 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, रूट 10 इंटू रूट 40, रूट 10 इंटू रूट 40। यहाँ पर देखो सबसे आसान तरीका मुझे क्या लग रहा है, 10 इंटू 40 रूट 400, और अगर आपको पता है 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो डायरेक्ट आ गया 20। आई बात समझ में। और अगर ऐसे नहीं तो हो सकता है आपने ऐसे सोचा हो, रूट 10 को लिख देंगे रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 40 को लिख देंगे रूट 40 को 4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये रूट 10 को लिख दिया और ये रूट 40 को लिख दिया, 5 2 10, 4 2 8, 5 40, ठीक है। रूट 5 दो बार 5, रूट 2 दो बार कितना आ गया 2, और 4 का 2, तो 5 4 20। क्लियर है अच्छे से सभी को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट, ये 5th पार्ट था, अब 6th पार्ट करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट, 3√28 इंटू 2√7, 3 इंटू 2, √28 को क्या लिख सकते हो, √7 इंटू √4, और यहाँ वाला √7, √7 7 बन जाएगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 आ गया, √7 7 बन गया, और √4 क्या बन गया, 2। क्लियर है अच्छे से? तो कितना आ जाएगा, 84। मैच कर रहे हैं आंसर्स कि नहीं कर रहे हैं? चलो, तो मल्टीप्लाई समझ में आया, डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवीजन का, वो करते हैं पहले। किया नोट? हमें डिवाइड करना है √15 15 अंडर √15 बाय 3√5, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देंगे। देखो 3 को तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 को 15 से, 3 5 से 15 कर दिया कैंसिल आउट, है ना। तो आ गया 5√15 अपॉन √5। अब अगर आप सोचो कि रूट के अंदर 5 को ऐसे काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं करना है, रूट के अंदर काटा पीटी नहीं करनी है आपको। तो फिर कैसे करें? देखो, इसको करने का क्या तरीका है, यहाँ पर आपने क्या लिखा, 3 5 15 लिखा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में √15 को लिख सकते हो √5 इंटू √3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, केवल √5। अब √5 से √5 आप पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो, तो रिमेनिंग क्या है, 5√3। मैंने ये नहीं बोला कि आपका आंसर गलत आएगा, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में कभी भी हम रूट के अंदर से रूट के अंदर को नहीं काटते हैं, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो बाहर वैल्यूज़ हैं, जो बाहर इंटीजर्स हैं, उनको हम कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं। बट अगर अंदर से काट रहे हो तो उसकी बजाय क्या करो, उसको ओपन कर दो, ठीक है। √15 को हमने लिखा √5 इंटू √3, √5 से √5 कैंसिल कर दिया, तो क्या आया, 5√3। तो डिवाइड में ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस करते हैं हम। तो डिवाइड का क्वेश्चन कौन सा है, 7th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स करें, करते हैं। सॉल्व करते जाएंगे।
आंसर मैच करेंगे। सॉल्व करना है, बैठे नहीं रहना है, मूवी नहीं चल रही है, ठीक है। क्लियर है? चलो लास्ट पार्ट। ठीक है, आ रहा है क्या? ये आंसर्स आ रहे हैं, देख लो एक बार अच्छे से। यही आंसर्स आ रहे हैं क्या आपके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगी जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। देखेंगे कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। आपने 8th क्लास में जैसे क्या सीखा था? रैशनल नंबर सीखा था। 8th क्लास में आपने रैशनल नंबर सीखा था, फिर आपने रैशनल नंबर को ऐड करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखा था। वैसे ही 9th क्लास में आपने आज क्या सीखा? इर्रेशनल नंबर सीखा, और फिर आपने उसको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, तो हमसे बोला है √13 माइनस √6। एंड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। एंड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। √13 प्लस √6, तो √13 माइनस √6 इंटू √13 प्लस √6, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया ये। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √13 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर 13, √6 का स्क्वायर 6, आंसर 7। समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, सेम है। 6 प्लस √6, 6 माइनस √6। आइडेंटिटी ज़रूर लिखना है, आइडेंटिटी नहीं लिखोगे स्टेप मार्किंग हो जाती है, नहीं पता चलेगा आप ये कैसे लाए। डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दोगे, कैसे पता चलेगा ये यूज़ किया? तो आपको ये यूज़ किया है लिखना ज़रूरी होता है। तो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, 4th के 2 किए हमने, तीसरा करते हैं 4th का। आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करना है, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ही के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है होमवर्क करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही प्रैक्टिस करना है, वैसी ही आदत डालनी है, ज़बरदस्ती होशियारी मत बताना। तो 2 प्लस √3, 3 प्लस √5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है क्या? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग।
तो जैसे आप क्या छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी अगर होता है ना, तो क्या करते थे, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई फिर b को इन दोनों से मल्टीप्लाई, बस वैसे ही तो करना है आपको। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट 5 से, फिर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट 5 से। क्लियर है? तो 2 3 ज़ा 6, 2 रूट 5, 3 रूट 3 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टर्म सेम नहीं है तो ऐड नहीं हो सकती या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर ये जो नंबर है जैसे 6 है, यहाँ पर अगर 9 होता तो वो ऐड हो जाते। ठीक है, तो ये 4 टर्म की 3 टर्म बन जाती। वैसे यहाँ पर क्या है 2 रूट 5 और यहाँ पर भी रूट 5 होता तो ये 3 रूट 5 बन जाता। बट यहाँ क्या रूट 5 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 15 है, तीनों अलग अलग है तो ऐड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा फोर्थ के थर्ड वाले का। ठीक है, फोर्थ का फोर्थ होमवर्क, फोर्थ का फोर्थ होमवर्क, फोर्थ का फिफ्थ करते हैं। फोर्थ का फोर्थ कैसे करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड किए वैसे ही करना है ना। ठीक है, तो फोर्थ का फोर्थ होमवर्क, फोर्थ का फिफ्थ, फोर्थ का फिफ्थ करें। फोर्थ का फिफ्थ तो यूजिंग आइडेंटिटी का नाम लिखना पड़ेगा आपको। यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, तो 5 प्लस 2 रूट 6। समझ में आया ये वाला? एक और बार देखो, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता है सभी को। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है, ये आइडेंटिटी क्या हो गई, क्वेश्चन हो गया, और जो आइडेंटिटी का RHS हो गया ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो a का स्क्वायर यानी कि a की जगह कौन है, रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर b की जगह कौन है, रूट 3 का स्क्वायर, 2a और b, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, और 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 रूट 6 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो जैसे क्वेश्चन 4 किया हमने वैसे ही क्वेश्चन 8 करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 तो होमवर्क हो जाएगा आपका। फिर फोर्थ का कौन सा वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ का फोर्थ वाला और फोर्थ का फोर्थ वाला और क्वेश्चन 8 ये होमवर्क दिया है मैंने आपको। क्लियर है? अच्छे से सभी को चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ये वर्ड के मीनिंग से ही समझ में आ रहा है हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज किसको कहा जाता है, किसको किया जाता है, जो इररेशनल होता है। जो इररेशनल है उसी को तो रैशनलाइज करेंगे हम। आ रही बात समझ में? तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब इररेशनल नंबर को रैशनलाइज करना ये तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इररेशनल नंबर कभी रैशनल नहीं हो सकते, ना ही रैशनल नंबर कभी इररेशनल हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो रैशनलाइजेशन से इररेशनल नंबर क्या रैशनल बन जाएगा? तो नंबर ही चेंज हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर हम ये समझेंगे रैशनलाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है। तो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है। कोई एक नंबर है, मान लेते हैं 1/√2। 1/√2 एक नंबर है, ठीक है। ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा इर्रेशनल? क्या ये रैशनल दिख रहा है क्या कहीं से कहीं तक? p/q के फॉर्म में है मान लिया, q नॉट इक्वल टू 0 है मान लिया, बट p और q दोनों इंटीजर है क्या? नहीं, q क्या है, इंटीजर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये एक नंबर है जो कि रैशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और इस नंबर में, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा पार्ट रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है? तो न्यूमरेटर वाला रैशनल पार्ट है और डिनोमिनेटर वाला इर्रेशनल पार्ट है। दिख रहा है अच्छे से? अब अगर यहां पर ये पार्ट रैशनल है, ये पार्ट इर्रेशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर की वैल्यू चेंज कर देना, यानी कि नंबर चेंज कर देना। ये नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये नंबर की जो वैल्यू है वो वही रहे, बट डिनोमिनेटर इर्रेशनल है। डिनोमिनेटर क्या है, इर्रेशनल, वो बन जाए रैशनल। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे इर्रेशनल नंबर के, जो एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, वो उस डिनोमिनेटर को रैशनल बना देगा। समझ में आ गई बात? कैसे? तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी इर्रेशनल पार्ट रहता है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ क्या आएगा, √2/√2 इंटू √2 2। क्लियर है? तो अगर आप सॉल्व करके देखोगे 1/√2 की वैल्यू, ठीक है, और अगर आप सॉल्व करके देखोगे √2/2 की वैल्यू कैलकुलेटर पे, तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। इक्विवेलेंट इर्रेशनल नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है अच्छे से? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? हमने डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रैशनल कर दिया और न्यूमरेटर रैशनल से इर्रेशनल हो गया। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के अंदर लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इर्रेशनल डिनोमिनेटर, it is a process of converting an irrational denominator into rational denominator, पेज नंबर 2 पे पहला वाला, पेज नंबर 2 पे पहला वाला, सिंप्लीफाई 3/√5 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके। तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना यानी कि क्या करना, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, 3√5/5। समझ में आई बात? 3√5/5। तो ये क्या होगा, सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम, है ना। एक नंबर था जिसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। और सिंप्लीफाई कैसे किया, उसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया हमने, रैशनलाइज कर दिया। सेकंड वाला, पेज नंबर 2 पे रैशनलाइजेशन हेडिंग डली हुई है, उसमें सेकंड वाला, यहां पर देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म है, 1/3 + √2, 1/3 + √2। तो जब भी डिनोमिनेटर क्या है, इर्रेशनल है, तो उसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया जा सकता है, ठीक है। बट अगर सिंगल टर्म होती है तो वो पूरा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दो टर्म हो डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसका क्या रीजन है, अभी डिस्कस करते हैं। 3 + √2 है वहां पर, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 - √2 का, ठीक है। अगर यहाँ 3 - √2 होता तो 3 + √2, 3 + √2 का करते। जो भी साइन रहेगा यहाँ दोनों के बीच में, उसका अपोजिट यहाँ लेना है। ऐसा क्यों है ये अभी बताता हूं थोड़ी देर में। 3 - √2 एज इट इज आ गया। ये क्या बन गया, a + b इंटू a - b बन गया। a + b इंटू a - b दिख रहा है ना, a + b इंटू a - b।
तो यूजिंग आइडेंटिटी, न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख देंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। और ये बात समझ में, ऊपर क्या रहेगा 3 माइनस रूट 2, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7, 3 माइनस रूट 2 बाय 7। समझ में आई बात। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो क्या था, 1/3 प्लस रूट 2। 1/3 प्लस रूट 2 को रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर क्या बन गया 3 माइनस रूट 2, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस बी स्क्वायर वो कितना होगा 2, तो कितना आ गया 7। इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे 3/7 माइनस रूट 2/7। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आप यहाँ पर भी रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो नंबर था हमारे पास वो क्या था, डिनोमिनेटर इरेशनल था। यहाँ पर जो अब हमारे पास आया उसमें डिनोमिनेटर क्या आ गया, रैशनल आ गया। समझ में आ रही बात अच्छे से। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन किए, तीसरा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था क्या कि माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं। सपोज हमने प्लस लिया होता, इधर देख लो साइड में, क्योंकि रटने से कुछ भी नहीं होगा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम अपोजिट साइन क्यों ले रहे हैं। चलो अपोजिट साइन नहीं लेते हैं, अपोजिट साइन लिए बिना करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। 3 प्लस रूट 2 एज इट इज, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, और 2ab तो 2ab। तो क्या यहाँ पर इरेशनल पार्ट हट पाया क्या, नहीं, क्योंकि रूट 2 आ गया, यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसका अपोजिट साइन लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायरिंग से क्या हो जाएगा, इरेशनल पार्ट हमेशा हट जाएगा। जबकि a प्लस बी का या a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बन गया तो 2ab वाली टर्म आ जाएगी, और 2ab वाली टर्म क्या करेगी, रूट को वापस ले आएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमें रूट वापस चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। थर्ड वाला करते हैं। एट प्लस 5 रूट 2, अपोजिट साइन लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 8 माइनस 5 रूट 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 8 माइनस 5 रूट 2, 8 8 ज़ा 64 माइनस 5 रूट 2 का स्क्वायर। 5 रूट 2 का स्क्वायर अगर ओरली नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ करके देख लो, 5 रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कैसा होगा, ये हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, 5 5 ज़ा 25, रूट 2 2, तो कितना हो गया 50, ठीक है। तो 5 रूट 2 यानी कि कितना होगा यहाँ पर 50। क्लियर है, आया कि नहीं आया समझ में। तो 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 8/14 माइनस 5 रूट 2/14, इसको और सॉल्व कर सकते हो, 2 से कट जाएगा, है ना, और वो उतना ही रहेगा।
समझ में आया सभी को अच्छे से? चलो नेक्स्ट, कौन सा किया अभी हमने? थर्ड। फोर्थ करो। सिक्स अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, और यहाँ पर भी रूट 5 माइनस रूट 2। 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? ये ब्रैकेट नहीं खोलना है अभी, ठीक है? जब तक नीचे वाला सॉल्व नहीं हो जाता ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। क्लियर है अच्छे से? क्यों? क्योंकि देखो 5 माइनस 2 3 हो गया, और ये 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आया? 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2, और सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 2। समझ में आई बात? क्लियर है? तो फोर्थ वाले में हमको ये दिया हुआ था, हमें क्या बोला था? रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको रैशनल बना के दिखाओ, है ना? डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसको रैशनल बना के दिखाओ। डिनोमिनेटर क्या आया? 1 आया कि नहीं आया? देख लो, 1 है डिनोमिनेटर, तो रैशनल होगा कि नहीं? 1 रैशनल नंबर है ही वो। तो हमने क्या किया? इसके अपोजिट साइन वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 हो गया, नीचे क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 2 3 आया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी नहीं करी हमने, क्यों? क्योंकि ये से कट गया और फिर फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ऐसा ही है, फोर्थ के जैसे ही है फिफ्थ भी, कुछ भी अलग नहीं है। आई थिंक कर सकते हो आप। टू अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस 2, कट गया 2 से 2 1 बार में, तो कितना आ गया? माइनस टाइम्स रूट 3 प्लस रूट 5। फाइनल आंसर अगर देखें तो माइनस रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज कर रहे हैं। किसे? डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यही लिखा है, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में आपको ऊपर भी 2 टर्म्स हैं, नीचे भी 2 टर्म्स हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही केयरफुली करेंगे और अगर नहीं आता है तो ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 को रैशनलाइज करो। ठीक है, यही बोला है हमसे। रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 को रैशनलाइज करना है, यानी कि इसका अपोजिट साइन न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर ऊपर मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 प्लस 2 रूट 6। जिसको समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि क्या डायरेक्ट कर दिया ये, तो इधर ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ चले गई। अब ये ए स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस 2 a इंटू बी, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। ठीक है, और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 रूट 6, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको एक चीज और जोड़ दी, यहां पर आपको क्या करना है, रैशनलाइज तो करना ही है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 और इक्वल टू में दे रखा है a प्लस बी रूट 3 और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें बिल्कुल अभी तक जैसे 6 क्वेश्चंस किए हमने वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस RHS में a प्लस बी रूट 3 को साथ लेके चलना है और लास्ट में कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, तो कैसे बोल दे कि रैशनलाइज करना है, देखो जो RHS में लिखा हुआ है उसके अपॉन में क्या है 1, यानी कि हमें जो LHS में दिया हुआ है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी वो इसके इक्विवेलेंट आ पाएगा और फिर हम कंपेयर कर पाएंगे और तभी a और b की वैल्यू निकल पाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, रैशनलाइजिंग द LHS को हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो, क्योंकि यहां पर क्या है नेगेटिव, तो यहां क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी यहां पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। जो भी डिनोमिनेटर में हो उसका ठीक अपोजिट साइन लेकर क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में ये चीज चलने दो, a प्लस बी रूट 3, ए प्लस बी रूट 3। ठीक है, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं अब मेंशन करने की। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फोर प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3 is equal to a plus b root 3. On comparing
the coefficients and constant term on comparing both sides आएगा, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म नहीं लिखना है. On comparing both the sides, on comparing both the sides, what we will compare the values. यहाँ पर 7 अकेला है, यहाँ पर a अकेला है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 7. √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी, कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पर b है, यहाँ पर 4 है, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 4. a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 4. ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से. 7th वाला किस टाइप से किया, देखा, समझे कि नहीं समझे? चल बढ़िया है. तो इसी तरह से क्वेश्चंस हैं आगे. ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे लेवल पर ले जाकर सॉल्व करना होता है आपको. थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं. 8th वाला, √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इज इक्वल टू a माइनस b √77. √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7. क्या करें? वही अपोजिट साइन का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई. आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? चलो, √11 माइनस √7 इंटू √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर. a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. 11 माइनस 7 कितना आ गया? 4, है ना. 11 माइनस 7 4. 11 प्लस 7 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 इंटू 7 √77, तो 2 √77 अपॉन 4. और यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ ही है a माइनस बी √77, a माइनस बी √77, a माइनस बी √77. क्लियर है अच्छे से? फाइनल स्टेप, अगर हमें कंपेयर करना है, देखो अगर हमें कंपेयर करना है तो 4 को तो सेपरेट करना पड़ेगा. तो 18/4 माइनस 2/4 √77 इज इक्वल टू a माइनस b √77. ठीक है, 9/2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा. ठीक है, तो 9/2 माइनस 1/2 अंडर √77 इज इक्वल टू a माइनस b अंडर √77. तो कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमें? a की वैल्यू 9/2 दिख रहा है,
यहाँ a है, यहाँ 9/2, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ √77 है, यहाँ पर भी √77 है, बट यहाँ इस साइड क्या है, b है, और यहाँ पर क्या है, हाफ है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। a की वैल्यू 9/2, b की वैल्यू हाफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी। समझ में आ रही है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9th वाला, ठीक है, समझ में आया ना? ये एक और बार बताऊं क्या? ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका अपोजिट साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया, फिर सेपरेट किया और वैल्यू आ गई कंपेयर करने के बाद। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का है। फोर प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5 कंपेयर करना है हमें a प्लस b√5 से। ठीक है, चलो करते हैं, रैशनलाइज करके देखते हैं सबसे पहले हम। क्यों? क्योंकि जिससे कंपेयर करना है उसका डिनोमिनेटर रैशनल है। ठीक है, तो 4 प्लस 3√5, 4 प्लस 3√5, a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3√5 का होल स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45 दिख रहा है। 3√5 को होल स्क्वायर कैसे निकालोगे? 3√5 का होल स्क्वायर निकालना है तो 3√5 इंटू 3√5, 3 3 ज़ा 9, √5 5, तो 9 5 ज़ा 45। क्लियर है? वैसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये नहीं सोचना यहाँ नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा लिखा है, खुद से करो ना, और वैसे दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। 3√5 का होल स्क्वायर कितना, 45, 16 और 45 कितना हो जाएगा, 51, 61 माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, √5, 45 में से 16 गए तो माइनस 29, ठीक है। इसको सेपरेट अगर हम करते हैं, है ना, यहाँ पर इक्वेट करना होगा किससे, a प्लस b√5 से, ठीक है। तो यहाँ सेपरेट करते हैं अगर हम, तो -61/29 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24/29√5, ठीक है। तो a और b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करके निकालना चाहें, है ना, a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकालना चाहें, तो जहाँ यहाँ a है वहाँ यहाँ क्या है, -61/29, तो -61/29, तो a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, b की वैल्यू 24/29, 24/29। क्लियर? अच्छे से, चलो
समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? आसान टॉपिक है, ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है? एकदम इजी है ना? आसानी से आपको समझने आने वाला टॉपिक है। कुछ भी इसमें ऐसा हार्ड नहीं है जो आप सोचो कि नहीं ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है? सिंपल 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सब तो लगेगा, कुछ और एक्स्ट्रा है ही नहीं इसमें, ठीक है? तो रैशनलाइजेशन टॉपिक हमने देखा और इसके 9 क्वेश्चंस हमने किए। आगे के क्वेश्चंस भी हम करेंगे बट आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है? तो जो 9 क्वेश्चंस किए उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो, ठीक है? तो पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इसी के बाद का, ठीक है? रैशनलाइजेशन जहां हेडिंग दिख रही है आपको उसके नीचे 1 से लेकर 9 तक हमने किए, 12th और 13th आपको करना है। समझ गए अच्छे से? तो आगे के क्वेश्चंस फिर हम रैशनलाइजेशन पर आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है? तो होमवर्क मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है? इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?